हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, पहले इस बात को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियस। थर्ड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, लेकिन ये सभी प्रॉपर्टीज इन चारों प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अगर आपको ये चारों प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को भी आराम से समझ सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज भी इनसे लिंक होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम सीखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 1। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाना सो दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यस, इट इज राइट। इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट either by gaining electrons or by losing electrons or by sharing electrons। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का वो नंबर है जो इलेक्ट्रॉन को निकालकर या इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो सोडियम के केस में अगर 7 इलेक्ट्रॉन को एम शेल में लाया जाएगा तो यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा रेदर देन 1 इलेक्ट्रॉन को एम शेल से बाहर निकाला जाए, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 कंसिडर की जाएगी। इसी तरह कुछ दूसरे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 7। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कंसिडर किए जाएंगे। अब हम वैलेंसी को सोचते हैं। क्लोरीन के लिए इजियर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी हम 1 कंसिडर करेंगे। सो वैलेंसी कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि ये एक चार्ज होता है जो किसी एटम पर आता है जब वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड और आयंस। तो याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव व्हाइल ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। अब बात करते हैं ट्रेंड की कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप के अलोंग। लेट्स से हमारे पास ग्रुप है ग्रुप नंबर 2, इसको हम बोलते हैं सेकंड ए। इसके एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2, दिस इज नियॉन 3s2, this is argon 4s2, this is krypton 5s2, this is xenon 6s2, this is radon 7s2। आप देख रहे हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसीलिए ऊपर से नीचे चलने पर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इसलिए सभी की वैलेंसी 2 कंसिडर की जाएगी। सो वी कैन से दैट ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वैलेंसी एज वेल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। यही रीजन है कि सभी एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन होता है। लेट्स से हम पीरियड नंबर सेकंड को कंसिडर करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। क्योंकि इन सभी के पास 2 शेल हैं, इसलिए हम इसे KL से डिनोट करेंगे। आप देख रहे हैं सभी के पास L शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाइल अगर हम वैलेंसी की बात करें तो लिथियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस शेल में फिट करना, इसलिए लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए प्रेफरेबल होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये प्रेफर करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी और नियॉन का ऑक्टेट पहले से ही फुलफिल्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। So we can see that on moving from left to right in a period, valence electron increases from 1 to 8, whereas valency first increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0. I hope आपको समझ में आया होगा कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं जिसका नाम है अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। लेट्स से हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेंटर है। ये न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल एंड सो ऑन। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब इतने डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। किसी भी एटम की रेडियस हम 3 टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती हैं कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 होती हैं वैन डेर वाल रेडियस एंड नंबर 3 होती हैं मेटालिक रेडियस। तो सबसे पहले समझते हैं कोवेलेंट रेडियस को। लेट्स से हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसका सेंटर है, ये पहला शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसने इसके साथ शेयर करा, सिमिलरली इसने भी इसके साथ शेयर करा। यहाँ पे पहले एटम का न्यूक्लियस है जिसका सेंटर है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है जिसका सेंटर है। अगर हम इसका पेरीफेरल ड्रॉ करें तो पेरीफेरल कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। मॉलिक्यूल का पेरीफेरल को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये पेरीफेरल कुछ इस तरह से मार्क हो रहा है। ये न्यूक्लियस के सेंटर है, न्यूक्लियस के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। सो वी कैन डिफाइन इट एज कोवेलेंट रेडियस इज द
half of the distance between the center of nucleus of two bonded atoms. दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आधा कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। अब इसी तरह वैन डेर वाल रेडियस को सीखेंगे। हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल का पेरिफेरल है जो अभी हमने बनाया, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल का पेरिफेरल है, ये भी ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल का पेरिफेरल है। अब इसमें न्यूक्लियस के सेंटर मार्क करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस के सेंटर है। हमें दो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स को ढूंढना है। तो ये हमारे पास दो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं। ऑल्दो ये भी नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, लेकिन ये नियरेस्ट नहीं है। इसीलिए दो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है, इसी को बोलते हैं वैन डेर वाल रेडियस। सो वी कैन डिफाइन इट एज वैन डेर वाल रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स। अब हम मेटालिक रेडियस को समझेंगे। जब मेटल्स की क्लोज पैकिंग को हम कंसिडर करते हैं तो मेटल एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी भी दो एटम्स के न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस का हाफ अगर कर दिया जाए तो इस वैल्यू को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। सो मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू टचिंग एटम्स। दो एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस का आधा कहलाता है मेटालिक रेडियस। So let us compare these three type of radius. Compare covalent radius, van der Waal radius and metallic radius. अगर हम कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करें तो इसमें दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। रिजल्टेंट दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर का बीच का डिस्टेंस सबसे शॉर्ट हो जाता है और इसीलिए कोवेलेंट रेडियस भी सबसे शॉर्ट हो जाती है। कंपैरेटिवली अगर हम मेटालिक रेडियस को कंसिडर करें तो इसमें मेटल एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लॉन्गर देन कोवेलेंट रेडियस होता है और इसीलिए इस डिस्टेंस का हाफ भी जो मेटालिक रेडियस है, इसकी वैल्यू भी कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम वैन डेर वाल रेडियस की बात करें तो इसमें दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते। दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ अगर हम देखें तो इसे वैन डेर वाल रेडियस कहते हैं, जिसकी वैल्यू अमंग कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डेर वाल रेडियस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। सो क्वेश्चन बनता है, आउट ऑफ कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैन डेर वाल किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है? तो आंसर इज वैन डेर वाल रेडियस ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, इसीलिए उनके बीच के डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जिस पे डिपेंडेंट है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला फैक्टर जिसको हम कंसिडर करते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियस को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेल्स को देखेंगे। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस उतना ज़्यादा है और इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा है। इसका रिवर्स सोचेंगे, अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस भी कम होता है एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाती है। इफ नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट, तब हमें सेकंड फैक्टर को सोचना होता है और वो सेकंड फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना प्रोटॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे और एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाएगी।
इसका रिवर्स सोचते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन कम फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। सो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट होता है एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, एटॉमिक रेडियस उतनी कम। न्यूक्लियर चार्ज जितना कम, एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा। अगर न्यूक्लियर चार्ज भी कांस्टेंट होता है, तब हमें नेक्स्ट फैक्टर सोचना होगा, और वो नेक्स्ट फैक्टर होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव से शो करते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी केमिकल स्पीशीज के लिए, चाहे वो एटम हो या आयन हो, उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा मिलेगा और एटॉमिक रेडियस उतनी कम हो जाएगी। सिमिलरली, अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इट मीन्स न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। इन तीनों फैक्टर से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ पेरेंट एटम को कंपेयर करना है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2,8,1, दिस इज K शेल, L शेल, M शेल। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं। इसी तरह हमारे पास कैटायन है Na+, एटॉमिक नंबर 11 ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, जिसके पास K और L दो शेल्स हैं, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 2। हमें दोनों की रेडियस बतानी है। सिंपल बात है, जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उसकी रेडियस बड़ी होगी, जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। अगर हम सेकंड फैक्टर देखें तो दोनों के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन थर्ड फैक्टर को कंपेयर करते हैं, हम इसका Z इफेक्टिव निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 0। वाइल कैटायन का अगर हम Z इफेक्टिव निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज +1। क्योंकि Na+ आयन का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम एटम के अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है, इसलिए Na+ आयन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, इसीलिए उसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, greater the effective nuclear charge, more will be the attraction of nucleus towards the valence electron, so lesser will be the atomic radius. So we can write it as radius of parent atom is always greater than radius of cation. In other words, we can write it as radius of Na+ is smaller than radius of sodium. अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। कंपेयर द रेडियस ऑफ एन आयन एंड पेरेंट एटम। हमारे पास एक एटम है, लेट्स से क्लोरीन, नंबर होता है 17, 2,8,7, K शेल, L शेल, M शेल, नंबर ऑफ शेल्स इसके पास हो जाते हैं 3। इसी तरह हमारे पास एनायन है Cl नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 288, K शेल, L शेल, M शेल, इसके पास भी नंबर ऑफ शेल्स 3 होते हैं। नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी रेडियस छोटी है और किसकी रेडियस बड़ी है, तो हम सेकंड फैक्टर को सोचेंगे, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। दोनों के पास न्यूक्लियर चार्ज सेम है, इट मीन 17 प्रोटॉन्स। अब हमें थर्ड फैक्टर को सोचना है। थर्ड फैक्टर होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, दैट इज 0 वैल्यू। वाइल इसी तरह से हम Z इफेक्टिव सोचेंगे Cl नेगेटिव आयन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 17 माइनस 18,
इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसमें -1 चार्ज है और इसीलिए वैल्यू आती है -1। आप देख रहे हैं क्लोराइड आयन का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन एटम से कम हो गया। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया इसका मतलब न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो फोर्स है वो कम हो गई एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेडियस ऑफ पेरेंट एटम is smaller than radius of an ion, or we can write it as radius of Cl negative ion is greater than radius of Cl atom। अब हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमें अलग अलग सेट्स दिए गए हैं और हमें इन सभी आयंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट हम सोचेंगे। सबसे पहले जो भी केमिकल स्पीशीज हैं उन्हें हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास है Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, N3-, ऑक्सीजन 2-, F-। अब हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, दैट इज 11, 12, 13, 7, 8, 9। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोचेंगे। इसके पास 10 है, यहाँ भी 10 है, इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं क्योंकि इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगी। सभी की कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ही लिखी जाएगी। तो इसका मतलब जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। सभी केमिकल स्पीशीज के पास 2 ही शेल हैं, K एंड L, एंड दैट्स व्हाई फैक्टर, जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था वो इस पर हमारा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पहले फैक्टर के अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ शेल चेंज होते तो हम कह सकते थे कि एटॉमिक रेडियस किसकी छोटी है किसकी बड़ी है, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो अब हम सेकंड फैक्टर सोचेंगे और सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होगी। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास सबसे ज्यादा है दैट इज Al3+, इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी मिलेगी। इसके बाद टर्न आती है Mg2+ की, क्योंकि इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं, इसकी रेडियस उससे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद टर्न आती है Na+ की, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। इसके बाद टर्न आती है F- की, इसके पास 9 प्रोटॉन्स है। देन ऑक्सीजन 2-, देन नाइट्रोजन 3-। सो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम 3+ आयन की सबसे छोटी रेडियस होगी, जबकि नाइट्रोजन 3- आयन जिसे नाइट्राइड आयन कहते हैं इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हम केमिकल स्पीशीज लिखते हैं और हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। एटॉमिक नंबर सोचेंगे, सभी का एटॉमिक नंबर 13 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट इज 2,8,3, 2,8,2, 2,8,1, 2,8। जिसके पास सबसे कम शेल्स हैं उसकी रेडियस सबसे छोटी हो जाती है एंड वी कैन सी दैट एल्यूमिनियम 3+ के पास सबसे कम शेल्स हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम 3+ की रेडियस सबसे छोटी होगी। अब हमें बाकी तीनों को कंपेयर करना है। इन तीनों के पास इक्वल नंबर ऑफ शेल्स हैं, इसीलिए नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर हम नहीं सोच सकते। तो सेकंड फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज,
तीनों के पास सेम न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज 13 प्रोटॉन्स। इस बेसिस पे भी नहीं सोच सकते, तो हमें सोचना होगा Z इफेक्टिव। अब इनका Z इफेक्टिव निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 0। एल्यूमिनियम प्लस में Z इफेक्टिव निकालते हैं, दैट इज 13 माइनस 12, दैट इज +1। एल्यूमिनियम प्लस 2 का Z इफेक्टिव निकालेंगे, दैट इज 13 माइनस 11, दैट इज +2। जिसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा आता है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी कम हो जाती है। तो एल्यूमिनियम प्लस 2 की रेडियस इन तीनों में सबसे कम होगी, देन एल्यूमिनियम प्लस 1, एंड सबसे बड़ी रेडियस होगी एल्यूमिनियम की। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे आता जाएगा, उसकी रेडियस उतनी छोटी होती जाएगी। अब इसी तरह से हम थर्ड पार्ट को समझेंगे। हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। अब हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, दैट इज 8, 8, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोचेंगे, दैट इज 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, दैट इज 2,6, 2,7, 2,8। सभी के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, इसीलिए शेल के बेसिस पर एटॉमिक रेडियस डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें न्यूक्लियर चार्ज सोचना होगा। सभी के पास सेम न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज 8 प्रोटॉन्स। तो हम न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर भी एटॉमिक रेडियस नहीं बता सकते। तो अब हमें सोचना होगा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 माइनस 8, 0। इसी तरह से यहां निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 माइनस 9, इट मींस -1। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन में निकालेंगे 8 माइनस 10, दैट इज -2। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस उतनी छोटी होती है। इसी का रिवर्स सोचेंगे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होता है, एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होती है। इसका रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन है, उसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी कंपैरेटिवली ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, कंपैरेटिवली ऑक्सीजन। और जैसा कि हमने सीखा था, रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को समझेंगे। हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं Mg, Mg2+, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, दैट इज 12, 12, 13, 13। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, दैट इज 12, 10, 13, 10। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2,8, 2, 2,8, 2,8, 3, 2,8। तो सबसे पहले हम सोचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, तो हमें सोचना होता है न्यूक्लियर चार्ज। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाती है। तो इस पैरामीटर के हिसाब से एल्यूमिनियम की रेडियस स्मॉलर होगी कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ Mg। अब हमें Mg2+ और Al3+ आयन को कंसिडर करना है। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए दोनों के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। जब नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, तो हमें सोचना होता है न्यूक्लियर चार्ज को। Mg2+ का न्यूक्लियर चार्ज है 12, क्योंकि उसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं, जबकि एल्यूमिनियम 3+ का न्यूक्लियर चार्ज है 13, उसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, लेसर विल बी द एटॉमिक रेडियस। तो इस पैरामीटर के हिसाब से एल्यूमिनियम 3+ की रेडियस सबसे छोटी हो जाती है, जबकि Mg2+ की रेडियस इससे बड़ी आती है।
जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन चारों केमिकल स्पीशीज में किसकी रेडियस सबसे छोटी है और किसकी रेडियस सबसे बड़ी है, तो हमें कहना होगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन विल बी द लीस्ट वन while the radius of Mg atom will be the largest one. आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एटॉमिक रेडियस को सोचते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल की। हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। लेट्स से हमारे पास है ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर इनके पास हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, ज़िनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। So we can say that on moving from top to bottom in a group, number of shells are increasing, thus atomic radius increases. अब इसी तरह हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड की। लेट्स से हमारे पास सेकंड पीरियड है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं सेम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। सभी के पास नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो इसलिए अब हम सोचेंगे सेकंड फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। और हमने पढ़ा है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी। लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इसीलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इन सभी डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि कैसे एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जिसका नाम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281 और ये गैसियस स्टेट में है। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ये बन जाता है Na+ गैसियस। कॉन्फ़िगरेशन होती है 28। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो वी कैन डिफाइन इट एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। यहां पर एनर्जी को हम डेल्टा HI से या फिर IE से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम इसे एनर्जी दे रहे हैं दैट्स वाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एक और एग्जांपल से इस बात को हम समझेंगे। सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है, गैसियस स्टेट में है, एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन है 282। हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, बन जाता है Mg+ गैसियस। कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, कंडीशन अप्लाई, ये भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए और जो हमें Mg2+ मिलेगा वो भी गैसियस स्टेट में होगा। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की।
गैसियस स्टेट में एटम है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है 283। हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, बन जाता है एल्यूमिनियम प्लस, कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। ये गैसियस स्टेट में आयन है। जितना एनर्जी हमें चाहिए उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब एल्यूमिनियम प्लस गैसियस स्टेट में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सो दैट हमें मिल जाए एल्यूमिनियम 2 प्लस गैसियस। जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है इसे हम IE2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम प्लस 2 में से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे IE3 से डिनोट किया जाएगा। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या IE1। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर IE2। जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसे बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर IE3। IE2, IE3 को हम कलेक्टिवली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी कहते हैं। और इसी पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, successive ionization enthalpies are greater than first ionization enthalpy. Why? और इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, IE3 की वैल्यू बड़ी होती है कंपैरेटिवली IE2 देन कंपैरेटिवली IE1। ऐसा क्यों होता है? अब हमें इस बात को डिस्कस करना है। जैसा कि हमने एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2 प्लस को हमने देखा, इसके पास एटॉमिक नंबर है 13, सेम इसका भी एटॉमिक नंबर 13 और यहां भी 13। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 283। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 282 और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 281। अगर हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें तो इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0 है, जबकि इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +1 है और इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +2 है। और जितना ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा और इसीलिए उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट greater the effective nuclear charge, more will be the force of attraction between valence electron and nucleus. So more difficult will be the removal of electron. So ionization enthalpy increases. That's why the reason is aluminium plus 2 से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, comparatively aluminium plus से इलेक्ट्रॉन निकालना, comparatively aluminium से इलेक्ट्रॉन निकालना. So we can say that IE3 is greater than IE2 which is greater than IE1. और अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम की या आयन की रेडियस जितनी छोटी होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो जाता है। सो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस जितनी छोटी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस जितनी बड़ी होगी उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन पुअर होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा और इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसी का रिवर्स हम सोच सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पुअर होगा। दैट्स व्हाई उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर हमारे पास होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी एटम या आयन का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है
उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है. सो वी कैन से दैट ग्रेटर द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसी का रिवर्स सोचते हैं. अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा. दैट्स व्हाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो जाएगी. अब हम फोर्थ फैक्टर को समझेंगे. फोर्थ फैक्टर का नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट. लेट्स से हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये है पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल एंड सो ऑन. हम जानते हैं कि फोर्थ शेल में S होता है, P भी होता है, D एंड F भी होते हैं. न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स S ऑर्बिटल के साथ शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं और इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हायर होता है. कंपैरेटिवली P के साथ थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है और इसीलिए इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है. D में थोड़ा और कम होता है और F में सबसे लीस्ट होता है. सो what is the meaning of penetration effect? The force of attraction between the protons and electron present in an orbital is known as penetration effect. Greater the penetration effect, more difficult will be the removal of electron, so higher will be the ionization enthalpy. So we can say that order of penetration effect क्या मिलेगा? S ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली P ऑर्बिटल के, देन D ऑर्बिटल, देन F ऑर्बिटल. पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ जाती है. इसी तरह से अगर हम बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर कम होगा सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी पुअर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना इजियर हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. इस बात को एक एग्जांपल से समझेंगे. लेट्स से हमारे पास बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 4 एंड दूसरा एलिमेंट हमारे पास बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर है 5. बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 जबकि बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1. बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन को 2s से बाहर निकालना है जबकि बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमें यहां 2p से इलेक्ट्रॉन को निकालना है जबकि बेरिलियम में 2s से इलेक्ट्रॉन को निकालना है. अभी हमने सीखा था पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s ऑर्बिटल is greater than penetration effect of 2p orbital. इसका मतलब बेरिलियम के 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल टास्क है जबकि बोरॉन के 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना एक इजियर टास्क है. इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन. इस बात को हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है. मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का नंबर है 13. कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2. यहां कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. मैग्नीशियम के केस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 3s से जबकि एल्यूमिनियम के केस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 3p से. और हम जानते हैं 3p का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है कंपैरेटिवली 3s के पेनिट्रेशन इफेक्ट के. इसीलिए जब हम मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यह मुश्किल टास्क होगा जबकि एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना एक इजियर टास्क हो जाएगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम. अब हम नेक्स्ट फैक्टर को स्टडी करेंगे. फिफ्थ फैक्टर है जिसकी हम बात करते हैं, इसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. लेट्स से हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं. ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल और इस फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन है.
इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उसकी ये रिपल्शन को हम फोर्स ऑफ रिपल्शन बोल रहे हैं। The repulsion given by inner shell electrons to the valence electron is known as shielding effect और screening effect। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इट मींस रिपल्शन उतना ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना पुअर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना इजियर बन रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। इसी का रिवर्स सोचते हैं, अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है इसका मतलब रिपल्शन बहुत कम मिल रहा है, जिसका रिजल्टेंट ये बनता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसके रिजल्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट बन जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है नियॉन 3s2 3p1, जबकि गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2 4p1। एल्यूमिनियम के केस में 3p1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं 13 प्रोटॉन्स, साथ ही साथ रिपेल कर रहे हैं अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है। लेकिन गैलियम के केस में 4p1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं 31 प्रोटॉन्स, साथ ही साथ अंदर वाले शेल 3d के इलेक्ट्रॉन्स को इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहिए, लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। 3d के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स 4p के एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में फेल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं लेस रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका रिजल्टेंट इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर बन जाता है एंड दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो इसका रिजल्टेंट ये निकला, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर को समझते हैं। लास्ट फैक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, वो ऑर्बिटल जो बिल्कुल एग्जैक्ट आधे भरे हुए होते हैं या वो ऑर्बिटल जो पूरे भरे हुए होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उन ऑर्बिटल से जो पार्शियली फिल्ड होते हैं। सो वी कैन से दैट exactly half filled orbitals and fully filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। ऐसे ऑर्बिटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यह ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि कोई भी एटम अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करना चाहता। एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनके पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास है नाइट्रोजन जिसका नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p3। इसी तरह हमारे पास है ऑक्सीजन, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अगर हम नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो इसके पास 2p में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हम जानते हैं 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 का हाफ यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये तीनों ऑर्बिटल्स आधे भरे हुए हैं। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का निकालना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन के पास 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना
ज्यादा इजियर होता है। सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है फॉस्फोरस, नंबर होता है 15, और सल्फर जिसका नंबर है 16। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसी तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फॉस्फोरस के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल टास्क है, जबकि सल्फर के पास पार्शली फिल्ड 3p ऑर्बिटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर टास्क है। सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। आई होप इतने सारे फैक्टर से आपको समझ में आया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को सोचना होता है। और अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशन को समझने के लिए हमने इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। लेट्स से हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है। एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, जिनॉन 6s1। ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकालना इजियर बन रहा है। सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी उसी की मेटालिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे चलने पर मेटालिक नेचर इंक्रीज होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम में इन सभी एलिमेंट्स के अंदर सबसे अच्छा मेटल सीजियम को माना जाएगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट है एंड दैट्स व्हाई इसकी मेटालिक नेचर हाईएस्ट है। ऑन द अदर हैंड लिथियम की मेटालिक नेचर पुअर होती है, इसीलिए ग्रुप 1 में वर्स्ट मेटालिक नेचर लिथियम की कंसिडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड की। हमारे पास y एक्सिस है जहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। इसी तरह हमारे पास x एक्सिस है जहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को। लेट्स से हम बात करते हैं सेकंड पीरियड के लिए, जिसमें एटॉमिक नंबर सबसे पहला आता है 3, इसके बाद है 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10। सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है लिथियम की। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और आती है बेरिलियम की। बोरॉन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन पे आके आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से कम हो जाती है, फ्लोरीन पे इंक्रीज होती है एंड फाइनली नियॉन पे भी इंक्रीज हो जाती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर हमें मिलता है लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये जो दो जगह हमें डेविएशन मिलता है, इस बात को अब हम समझते हैं। लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन से कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन से नियॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या रीजन है, इसको समझते हैं। बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इन टू रीजंस की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम बेरिलियम से बोरॉन को कंसिडर करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट इज बिकॉज बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है,
जबकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एंड वी नो द फैक्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2p ऑर्बिटल, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल टास्क होता है 2s ऑर्बिटल से, जबकि इलेक्ट्रॉन का निकलना इजियर टास्क होता है 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन से। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक, तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट इज बिकॉज नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन के पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट टास्क है, जबकि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना इजियर टास्क होता है। अब सेम ग्राफ हम थर्ड पीरियड के लिए ड्रॉ करेंगे। हमारे पास y एक्सिस है जिसमें हम आयनेशन एंथैल्पी को डिस्कस कर रहे हैं, x एक्सिस पर हम एटॉमिक नंबर ले रहे हैं। थर्ड पीरियड में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी आती है सोडियम की, उसके बाद आती है मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, सिलिकॉन की आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, फास्फोरस की आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, सल्फर में फिर से डिक्रीज हो जाती है, क्लोरीन की आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और सबसे ज्यादा आर्गन की आयनेशन एंथैल्पी होती है। हमने देखा आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें मिलेगा सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन, देन आर्गन। हमें दो एलिमेंट्स में डेविएशन मिलता है और अब हम इस डेविएशन को समझेंगे। जब हम सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन से फास्फोरस, सल्फर से क्लोरीन से आर्गन को कंसिडर करते हैं, तो यहां हमें आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज मिलती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों फैक्टर्स का रिजल्टेंट आयनेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंसिडर करते हैं, तो ऐसे केस में आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इट इज बिकॉज मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकलता है 3s ऑर्बिटल से, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है 3p ऑर्बिटल से, क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल से निकलता है। तो इसके रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयनेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस से सल्फर, तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल होते हैं, जबकि सल्फर के पास पार्शियली फिल्ड 3p ऑर्बिटल होते हैं। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल टास्क है, जबकि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना इजियर टास्क है। सो वी कैन से दैट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर। आई होप इतने सारे फैक्टर्स से और इस डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि आयनेशन एंथैल्पी किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है फ्लोरीन और ये गैसीय स्टेट में है। हम इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिससे ये बन जाता है F नेगेटिव गैसियस। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर फ्लोरीन अपने पास से जो एनर्जी निकालता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स व्हाई ये वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, गैसीय स्टेट में है। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं, बनता है ऑक्सीजन नेगेटिव गैसियस। जो एनर्जी रिलीज होती है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ये रिलीज हो रही है एनर्जी, इसलिए वैल्यू नेगेटिव होती है। हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, गैसीय स्टेट में है,
जब इसको एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव गैसियस। इस बार जो एनर्जी में चेंज आता है उसे बोलते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसे बोलते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, जो कि पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करें? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड समटाइम्स एब्सॉर्ब्ड when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom is known as electron gain enthalpy or electron affinity. नेगेटिव या पॉजिटिव साइन सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं जिससे हमें यह पता लगे कि वेदर एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो इसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और जब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो इसे पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समटाइम्स एनर्जी एब्सॉर्ब भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कब एब्सॉर्ब होती है, अब इस बात को समझते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होती है, व्हाई नॉट नेगेटिव? तो इस बात को ऑक्सीजन के एग्जांपल से समझेंगे। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बनता है O नेगेटिव और कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2,7। दोनों ही एटम एंड आयन गैसियस स्टेट में होते हैं। क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए इसे नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन नेगेटिव पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जिससे बन जाता है O2 नेगेटिव गैसियस आयन, इस बार एनर्जी हमें देनी पड़ती है। इट इज बिकॉज जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इस आने वाले इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। टू ओवरकम दिस रिपल्शन वी हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन along with addition of energy. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें अपने पास से एनर्जी भी देनी पड़ती है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली O नेगेटिव के आउटरमोस्ट शेल में प्लेस किया जाता है। और यही रीजन है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है एटॉमिक रेडियस। कोई भी एटम जिसकी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा रिलीज होगी। वी कैन से दैट स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस डेल्टा HEG बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी का रिवर्स सोचते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन पुअर होता है। अट्रैक्शन पुअर होता है तो एनर्जी भी कम रिलीज होती है। सो वी कैन से दैट डेल्टा HEG बिकम्स लेस नेगेटिव। अब हम सेकेंड फैक्टर को समझेंगे, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। जिस एलिमेंट के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और इसीलिए डेल्टा HEG बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसी का रिवर्स सोचते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा और इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं डेल्टा HEG बिकम्स लेस नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट फैक्टर को सोचते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उन ऑर्बिटल से जो पार्शियली फिल्ड होते हैं। ऐसे स्टेबल ऑर्बिटल्स में अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रॉन भी देना होता है
और साथ में एनर्जी भी देनी होती है। इस केस में डेल्टा एच ईजी की वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करके अनस्टेबल बना रहे हैं, जो कि एलिमेंट कभी ऐसा नहीं चाहता। इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नाइट्रोजन है, गैसियस स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बन जाता है N नेगेटिव गैसियस, और अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p4। इस केस में नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यह कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो रही है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज डेल्टा एच ईजी की वैल्यू इस बार पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन भी देना होगा और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्लेस हो जाए। इसी तरह से जब N नेगेटिव को हम एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं, बन जाता है N डबल नेगेटिव। अब इस बार कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p5, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है और इस बार हम एक एनायन पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हम N डबल नेगेटिव को फिर से इलेक्ट्रॉन देते हैं, बन जाता है N ट्रिपल नेगेटिव। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6। ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन हम एक नेगेटिवली चार्ज आयन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन और N2 नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। टू ओवरकम दिस रिपल्शन हमें अपने पास से एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसीलिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नाइट्रोजन के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के पॉजिटिव होने का रीजन है नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल होना, जबकि सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के पॉजिटिव होने के पीछे रीजन है एक नेगेटिवली चार्ज आयन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, जिससे रिपल्शन प्रोड्यूस होता है, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देनी पड़ती है। आई होप ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करती है। सो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ईजी इन पीरियोडिक टेबल। इस वेरिएशन को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहला है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। लेट्स से हमारे पास सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करते हैं तो लिथियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आती है नेगेटिव, बेरिलियम की होती है पॉजिटिव, बोरॉन की होती है नेगेटिव, कार्बन की नेगेटिव, नाइट्रोजन की पॉजिटिव, ऑक्सीजन की नेगेटिव, फ्लोरीन की नेगेटिव एंड नियॉन की पॉजिटिव। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये वैल्यू सभी के लिए पॉजिटिव होती है, और जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू बात करते हैं तो ये वैल्यू भी सबके लिए पॉजिटिव होती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है, ये बात हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, ऐसा क्यों। सो लेट्स स्टार्ट विद बेरिलियम। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल है, जो कि एक स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो साथ में हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है।
अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p3। इसके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस केस में हमें एनर्जी भी साथ में देनी होगी। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन के केस में कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6। इसके पास फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐड ऑन करते हैं एक और इलेक्ट्रॉन तो हमें साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी पॉजिटिव आती है। आई होप आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव कैसे हो रही है। और अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर इन नेगेटिव वैल्यू का क्या वेरिएशन होता है। लिथियम की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी नेगेटिव में, जबकि फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव में। इसका मतलब नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर नेगेटिव साइन को छोड़ दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें, तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और वी कैन से दैट on moving from left to right in a periodic table, delta Heg becomes more negative. It is because left to right चलने पर atomic radius छोटी होती है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है और इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो एक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हैलोजन फैमिली के पास होती है, क्योंकि एक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज अलोंग विद सबसे छोटी रेडियस हैलोजन के पास ही है। और यही रीजन है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है और डेल्टा Heg की वैल्यू भी सबसे ज्यादा नेगेटिव हैलोजन के पास ही मिलती है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप की। क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो इसी ग्रुप का हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास है ग्रुप नंबर 17। एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हीलियम 2s2 2p5, नियॉन 3s2 3p5, आर्गन 4s2 4p5, क्रिप्टन 5s2 5p5। ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, सो डेल्टा Heg को लेस नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ डेविएशंस हैं। यहां पे हम y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड को, जबकि यहां हम प्लॉट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को। हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। सबसे हाई वैल्यू आती है क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ब्रोमीन से ज्यादा है, आयोडीन से ज्यादा है। इसका सिंपल रीजन है क्योंकि एटॉमिक रेडियस जितनी छोटी होती है, डेल्टा Heg की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव बनती है। क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस ब्रोमीन और आयोडीन से छोटी है और इसीलिए इसकी डेल्टा Heg की वैल्यू भी ज्यादा है। लेकिन फ्लोरीन की रेडियस तो क्लोरीन से भी छोटी है, तो इसकी रेडियस जब छोटी है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। डेल्टा Heg ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन डेल्टा Heg ऑफ क्लोरीन। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है। इस एटॉमिक साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लेयर है। क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लेयर बहुत ज्यादा थिक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड से डिनोट कर रहे हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके रिजल्टेंट डेल्टा Heg की वैल्यू कुछ कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। और अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिन्हें रोमन नंबर्स में फर्स्ट से सिक्स्थ की तरह डिनोट किया गया है।
इनके डेल्टा H1, डेल्टा H2 दैट इज अनश एंथैल्पी के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी वैल्यूज दी गई हैं। सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो जब भी हम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में सोचते हैं तो इसका मीनिंग होता है हमें ऐसे एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है जो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस की पहचान होती है कि इनके डेल्टा H1 की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी, डेल्टा HEG की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हमें ढूंढना है कि ये दोनों कंडीशन इन 6 एलिमेंट्स में से किसके साथ सूट कर रहे हैं। हमें बात कर रहे हैं डेल्टा HEG के पॉजिटिव होने की और साथ ही साथ डेल्टा H1 की हाई होने की। ये दोनों बातें फिफ्थ एलिमेंट के साथ सूट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं एलिमेंट फिफ्थ इस बात का आंसर है। सेकंड केस में हमसे पूछा जा रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल वो होते हैं जो अपने पास से बहुत कम एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा जिसकी डेल्टा H1 की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि ऐसा मेटल बहुत कम एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो अब इन सभी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और इसमें सबसे छोटी वैल्यू 419 आ रही है। इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो यहां हम लिख सकते हैं एलिमेंट सेकेंड। अब बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वो होते हैं जिनके डेल्टा HEG की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। जब भी आपको नॉन मेटल सोचना है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को सोचना होगा, और अगर आपको मेटल को सोचना है तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी को सोचना होगा, जिसके डेल्टा HEG की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी, वही सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हमें यह मिल रही है और हम कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज एलिमेंट नंबर 3। अब हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हमें नॉन मेटल सोचना है और लीस्ट रिएक्टिव सोचना है। तो इसका मतलब हुआ नॉन मेटल के केस में हमें डेल्टा HEG को सोचना होगा, जिसके डेल्टा HEG की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, वही लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो इन सब में सबसे कम वैल्यू -40 हमें मिल रही है और इसीलिए यही एलिमेंट हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मिलेगा, दैट इज एलिमेंट नंबर 6। अब हमसे पूछा जा रहा है द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। तो जब हमें फॉर्मूला दिया है MX2, जिसमें से बताया गया है X हेलोजन है, तो इट मींस M पे +2 चार्ज होगा और X पे -1 चार्ज होगा। वो एलिमेंट जो अपने ऊपर +2 चार्ज लाते हैं इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। इनके I1 की वैल्यू और I2 वैल्यू दोनों का डिफरेंस सबसे कम आता है, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन में निकालते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर दूसरा इलेक्ट्रॉन में निकालते हैं, लेकिन I1 I2 का डिफरेंस सबसे कम होता है। तो इन सभी एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो यहां एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 4 में I1 I2 का डिफरेंस सबसे कम फोर्थ एलिमेंट में मिल रहा है। ये वैल्यू 1008 है, ये वैल्यू 1846 है, जबकि 520 और 7300 का डिफरेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इन बचे हुए दो एलिमेंट्स में से ग्रुप 2 का एलिमेंट एलिमेंट नंबर 4 होगा। अब हम लास्ट पार्ट की बात समझेंगे। द मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX। अगर हमें फॉर्मूला MX बताया गया है
जिसमें से X हेलोजन है तो डेफिनेटली M पे चार्ज +1 आएगा। अगर M पे +1 चार्ज है इसका मतलब ये एक एल्कलाई मेटल है। एल्कलाई मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को कहते हैं। इन मेटल्स की खास बात यह होती है कि इनकी I1 की वैल्यू कम होती है लेकिन I2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। I1 I2 का डिफरेंस बहुत बड़ा आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं एलिमेंट नंबर 1 में डेल्टा H1 की वैल्यू 520 है जबकि डेल्टा H2 की वैल्यू 7300 है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट मींस एलिमेंट 1 एल्कलाई मेटल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एलिमेंट फर्स्ट होगा। आई होप इस क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को सोचना होगा। इन शॉर्ट आप याद रखें, जब भी हम मेटल की बात करते हैं तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर करेंगे और अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंसीडर करेंगे। वाइल इन केस ऑफ इनर्ट गैस हमें याद रखना है कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और I1 I2 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहां पे हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। थैंक यू।